तो जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। तो आज जो सीरीज़ है, हमने बताया था आपको कि हमारी जो सीरीज़ खाकी सीरीज़ के सेट नंबर जितने भी 15 सेट जो होंगे जीके जीएस के, वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो उसका पहला वीडियो ये है, लेकिन हम अल्टरनेट डेज पर जो है वो वीडियो लेकर आएंगे और साथ ही में पीडीएफ भी दोनों के एक साथ लेकर आएंगे। जैसे कि आज हमने जीके जीएस की करा दी, तो कल हम अब यूपी जीके की दोनों जो पीडीएफ है उनको मिलाकर कल रिवीजन करवाएंगे, और फिर उसके बाद कल और परसों की जो जीएस की क्लास होगी उसको हम नेक्स्ट डे करवाएंगे। ठीक है, यानी अल्टरनेट डे पर जो है वीडियो आएगी। इसके बाद आपको ये बता दें कि जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको। अगर नहीं मिलती है तो आप @ लगाकर रैपिड स्टडी लास्ट में 1 लगा करके अगर आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो मिल जाएगा। चलिए करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत और सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे हम इसमें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट टाउन, यानी कि पोर्ट टाउन किसको कहते हैं? हम बंदरगाह को कहते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ एक सेट लिया है आज हमने, बाकी अल्टरनेट पे 2-2 सेट जो है वो हम लेंगे। तो बंदरगाह कौन सा था सिंधु घाटी सभ्यता का? तो जो लोथल है, कौन सा? लोथल जो है, ठीक है, लोथल में सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट टाउन था। ठीक है, कालीबंगा की बात कर लेते हैं। तो कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में, जहाँ पर काली चूड़ियों के साक्ष्य मिले थे। इसके अलावा खेती के साक्ष्य भी कहाँ पर? कालीबंगा में ही मिले थे। रोपड़ की बात कर लेते हैं। तो रोपड़ में क्या हुआ था? रोपड़ है कहाँ प्रेजेंट टाइम में? तो ये पंजाब में है। कहाँ पर है? पंजाब में। मोहनजोदड़ो की बात कर लेते हैं। तो वर्तमान समय में जो मोहनजोदड़ो है वो पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो पूजा होती थी वो किस पशु की होती थी? जिसे हम पशुपतिनाथ के नाम से जानते हैं। ठीक है, और वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में मातृदेव की पूजा और होती थी। किसकी? एक तो पशुपति की होती थी, दूसरा मातृदेव की पूजा होती थी। इसके काल की बात कर लेते हैं। तो 2500 BC से लेकर 1700 BC जो कि उल्टा चलता है, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, 2500 BC से लेकर 1700 BC जो है इसका काल रहता है। मुख्य फसलें कौन सी थी इसमें? तो जौ और गेहूं जो है वो इसकी मुख्य फसलें थी। धातु कौन कौन सी थी उस टाइम? तो कांस्य युगीन, आपने सुना होगा सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, इसको कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर जो धातु थी वो कौन थी? कांस्य युगीन थी। ठीक है, सभ्यता कैसी थी यहाँ की? तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो कैसी थी? नगरीय थी। कैसी थी? नगरीय सभ्यता जो है वो थी। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब होती है? तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की जाती है। 1922 में क्या होता है? मोहनजोदड़ो की खोज होती है। किसकी? मोहनजोदड़ो की होती है। और किसके द्वारा होती है? तो राखलदास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की जाती है। ठीक है, मोहनजोदड़ो में क्या था? मोहनजोदड़ो में बृहत स्नानागार था। बृहत स्नानागार का मतलब है कि नहाने का जो आज के टाइम में जैसे स्विमिंग पूल होते हैं ना, उसी तरीके से बना हुआ था। यहाँ पर मोहनजोदड़ो में क्या पाई गई थी? तो यहाँ पर कांस्य नृत्य की पाई गई थी। कैसे? कांस्य नृत्य की पाई गई थी। ठीक है, और जो किस विधि से बनी हुई थी? तो लुप्त मोम विधि से बनी हुई मूर्ति थी। ठीक है, इसके बाद आगे आ जाते हैं कि सरस्वती को हम पहले किस नाम से जानते थे? तो सरस्वती को पहले हम घग्गर के नाम से जानते थे। पुरुषरवी के नाम से किसको जानते थे? रावी नदी को जानते थे। यानी कि जो आज प्रेजेंट टाइम में घग्गर नदी है उसको हम पहले सरस्वती के नाम से जानते थे। रावी नदी को हम पहले किसके? पुरुषरवी के नाम से जानते थे। सतलज की बात कर लेते हैं तो इसको सतद्री के नाम से जानते थे। ब्यास की बात कर लेते हैं तो ये बिपाशा के नाम से जानते थे। गंडक की बात करते हैं तो सदा नीरा जो है इसको हम पहले गंडक को इस नाम से जानते थे। झेलम की बात कर लेते हैं तो झेलम को हम बितास्ता या झेलम का युद्ध आपने शायद सुना होगा, तो उसी झेलम नदी को ही आज की डेट में हम क्या कहते हैं? बितास्ता नदी को ही आज की डेट में हम झेलम कहते हैं। गोमल की बात कर लेते हैं तो पहले गोमती नदी का जो नाम है वो गोमल हुआ करता था। चिनाव की बात कर लेते हैं। आज प्रेजेंट टाइम में जो चिनाव है इसका पुराना नाम क्या था? तो अस्कनी था। गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है वो किस वेद में मिलता है? तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो 10 मंडल है। कौन से? 10वें मंडल में ऋग्वेद गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो मिलता है। और ऋग्वेद की लिपि कौन सी है? तो ऋग्वेद की जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। कैसी लिपि है? ब्राह्मी लिपि है। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? तो गायत्री मंत्र के जो रचयिता है वो है विश्वामित्र। कौन है? विश्वामित्र। गायत्री मंत्र का जो कौन से मंडल में वर्णन मिलता है? तो 3रे मंडल में जो वर्णन है वो गायत्री मंत्र का मिलता है। और ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल जो हैं वो हैं। ठीक है,
और तीसरा मंडल जो है ये एक और देवता को समर्पित है, तो वो किस देवता को समर्पित है, तो ये सूर्य देवता को समर्पित है। सातवें मंडल में क्या है, तो दशराज युद्ध का वर्णन सातवें मंडल में किया गया है। नौवें मंडल की बात कर लेते हैं, तो नौवें मंडल में क्या है, सोम देवता का वर्णन नौवें मंडल में मिलता है। 2 से 7 तक जो मंडल है उसमें क्या होता है, तो वंश मंडल का जो वर्णन है वो मिलता है। कुल वेद कितने हैं, तो 4 हैं, ऋग, साम, यजुर और अथर्ववेद। वेदांग की बात कर लेते हैं, 6 वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त और छंद। कौन से, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ये क्या है, ये 6 वेदांग है। पुराण की बात कर लेते हैं, तो पुराण कितने हैं, पुराण है 18। कितने पुराण हैं, 18 पुराण है, 6 वेदांग हैं, 4 वेद हैं और उपनिषद कितने हैं, तो 108 जो है वो उपनिषद हैं। नचिकेता अध्ययन किस उपनिषद में मिलता है, तो नचिकेता का जो अध्ययन है वो कठोपनिषद में मिलता है। किसमें, कठोपनिषद में मिलता है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय ये किस में मिलता है, तो ये वृदारण्य उपनिषद में मिलता है, जो कि सबसे बड़ा उपनिषद माना जाता है। ठीक है, और ओम शब्द का वर्णन भी जो है वो वृद्धानंद उपनिषद में माना जाता है। सबसे छोटा जो उपनिषद है वो कौन सा है, तो मंड्यूकोपनिषद जो है ये सबसे छोटा उपनिषद है। देखो मंड्यूकोपनिषद ये अलग है और मुंडक उपनिषद अलग है। ठीक है, तो मुंडक उपनिषद में क्या मिलता है, इसमें सत्यमेव जयते का वर्णन मिलता है मुंडकोप उपनिषद में। ठीक है, कौन सा वेद गद्य एवं पद दोनों में है, तो यजुर्वेद जो है वो गद्य एवं पद दोनों में है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ की बात कर लेते हैं, तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो किसमें है, यजुर्वेद में। गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ की बात कर लेते हैं, तो ये अथर्ववेद में है। ऐत्रेय किसको बोलते हैं, तो ऋग्वेद को बोलते हैं। पंचविश किसको बोलते हैं, तो सामवेद को बोलते हैं। ठीक है, सामवेद को संगीत का वेद भी बोलते हैं और ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद भी कहते हैं। इसके अलावा जादू टोना की बात कर लेते हैं, तो वो किस में है, तो ये अथर्ववेद में है। गद्य पद यजुर्वेद में आ जाता है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि महात्मा बुद्ध से जो संबंधित स्थान है, जैसे गया है। ठीक है, गया में क्या हुआ था, कुशीनगर में क्या हुआ था, लुम्बिनी में क्या हुआ था और सारनाथ में क्या हुआ था। सारनाथ में इन्होंने अपने क्या दिए थे, सार का मतलब होता है सुर से। हम ऐसे याद करेंगे कि सार का मतलब होता है किससे, सुर से। और सार का जहाँ पहले उपदेश दिए थे वो कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे। लुम्बिनी का मतलब होता है मिनी यानी का मतलब जब जो छोटे थे, छोटे का मतलब है जब उनका जन्म हुआ था, तो जन्म कहाँ होता है, तो लुम्बिनी में इनका जन्म होता है। कुशीनगर, जब कोई पर्सन मर जाता है तो उसको कुश सुना होगा आपने, कुश में आग लगा के उसमें जलाई जाती है। तो जब वो मर गए थे यानी कि इनका महापरिनिर्वाण हो गया था, उस कहाँ हुआ था यानी कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो कुशीनगर में हुई थी। और उस मरने वाली घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है, और इनको गया क्या, अब जो बचपना था वो तो गया, अब क्या आ गई, बुद्धि आ गई। तो बुद्धि कब आती है, जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तो गया में इन्हें क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और महात्मा बुद्ध के जन्म के बारे की बात कर लेते हैं, तो 563 BC में इनका जन्म हुआ था। और इनके जन्म के समय जो प्रतीक चिन्ह माने जाते हैं वो कमल और साण को माना जाता है। गृह त्याग को क्या माना जाता है, तो जो घोड़ा है उसको गृह त्याग माना जाता है। पिता का नाम क्या था इनके, तो शुद्धोदन था, जो कि शाक्य वंश से संबंधित थे। किससे, शाक्य वंश से संबंधित थे। और इनकी माता थी महामाया, जो कि कोलीय वंश से थी। किससे, कोलीय वंश से संबंधित रखती थी महात्मा बुद्ध की जो माता है वो। महापरिनिर्वाण कब हुआ है, तो 483 में इनकी मृत्यु हो जाती है और 563 में इनका जन्म होता है। कब, BC यानी कि उल्टा चलता था, BC बिफोर क्राइस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो 563 में इनका जन्म और 483 में इनकी मृत्यु हो जाती है, जिस घटना को हमने अभी क्या बताया, महापरिनिर्वाण बताया। और कहाँ पर, कुशीनगर में। ठीक है, इसके अलावा घर त्याग जो है, घर त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। अभी बताया कि घोड़ा इसका चिन्ह था। ठीक है, जब इनका जन्म हुआ था तो कमल और साण था, जब इन्होंने घर त्यागा तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो घोड़ा था। ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई है, तो वैसे तो ज्ञान प्राप्ति अभी हमने आपको बताया कि गया में हुई है। ठीक है, और उस घटना को क्या बोलते हैं, तो संबोधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संबोधि बोलते हैं। पहला जो उपदेश दिया था इन्होंने कहाँ पर दिया था, सारनाथ में दिया था, सुर। ठीक है, और ये उस घटना को क्या बोलते हैं, तो धर्म चक्र परिवर्तन जो है उस घटना को बोलते हैं। अंतिम क्षण की बात कर लेते हैं। अंतिम क्षण यानी कि जहाँ इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, उस घटना को क्या बोलते हैं, तो महापरिनिर्वाण उस घटना को बोलते हैं। 4 बौद्ध संगतियाँ होती हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से याद रखेंगे, AK
और एके। क्या? एके एके। पहली जो होती है वो राजगृह में अजातशत्रु के राज्य में होती है और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। दूसरी कहाँ होती है? तो वैशाली में होती है। राज किया किसने? वैशाली ने। फिर पुत्र दिया कहाँ पे? वन में। राज किया वैशाली ने, पुत्र दिया वन में। कहाँ पे? एके में। कहाँ पर? एके में। ठीक है, याद रखेंगे ऐसे। ए से रखेंगे अजातशत्रु, फिर याद रखेंगे क्या? कालाशोक। फिर उसी से कालाशोक के बाद में कौन आता है? कालाशोक और अशोक। कालाशोक और अशोक, यानी कि पहले बड़ा वाला आएगा, उसके बाद में छोटा वाला आएगा। कालाशोक फिर अशोक, और लास्ट में कौन है? कनिष्क। इसको कनिष्क को याद रखेंगे एके। ठीक है, और ये भी याद रखेंगे कि कुंडलवन जो है वो किसकी अध्यक्षता में होती है? तो वसुमित्र की अध्यक्षता में होती है। अशोक राजा थे उस टाइम। पाटलिपुत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोगलीपुत्र ने की थी। पाटलिपुत्र, मोगलीपुत्र। वैशाली की सवाकामीर ने की थी। ठीक है, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब होता है? तो 483 में इनकी मृत्यु होती है। मृत्यु कहाँ होती है? कुशीनगर में होती है। गवर्नर जनरल का पद किस अधिनियम से बनाया गया है? तो गवर्नर जनरल को जो पद है वो 1773 के अधिनियम से इसको बनाया जाता है। बंगाल के गवर्नर की बात कर लेते हैं तो बंगाल का फर्स्ट गवर्नर कौन था? तो क्लाइव थे। कौन थे? बंगाल के फर्स्ट गवर्नर की बात कर लेते हैं तो क्लाइव था। और गवर्नर जनरल की बात कर लेते हैं तो हेस्टिंग था। कौन था? पहले था, देखो पहले क्लाइव को याद रखेंगे, फिर हेस्टिंग को याद रखेंगे, फिर बेंटिक को याद रखेंगे, फिर कैनिंग को याद रखेंगे। शुरुआत कहाँ से होती है? फिर समाप्त के पे होती है। क्लाइव, हेस्टिंग, वेटिंग। क्लाइव, हेस्टिंग, फिर उसके बाद में बैटिंग, उसके बाद में कैनिंग। ठीक है, यानी कि बंगाल का गवर्नर कौन था? तो क्लाइव था। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना? ये बने हेस्टिंग। उसके बाद में भारत का गवर्नर कौन बना? गवर्नर जनरल, तो बेंटिक बना। ठीक है, फिर उसके बाद में भारत का पहला वायसराय कौन बना? तो कैनिंग बना। कब? 1858 में। ठीक है, 1774 में क्या बनता है? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना। क्या बना? कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट है वो 1773 में बना, जिसके पहले अध्यक्ष जो है वो एलिजा इम्पे बनते हैं। कौन बनते हैं? एलिजा इम्पे। 1774 में फर्स्ट टाइम जो है वो CGI बनते हैं। भारत के संविधान सभा के परामर्शदाता कौन है? तो भारत का जब संविधान बन रहा था तो उस संविधान सभा का परामर्शदाता किसको बोला जाता है? तो BN राव को बोला जाता है। प्रारूप समिति की बात कर लेते हैं तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर जो है वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसमें कितने सदस्य थे प्रारूप समिति में? तो 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और इसका गठन कब होता है? तो प्रारूप समिति का गठन जो है वो 29 अगस्त 1947 को होता है। कब? 29 अगस्त 1947 को इसका गठन होता है। और संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो कब होती है? तो 9 दिसंबर 1946 को होती है। ठीक है, कब होती है? 9 दिसंबर 1946 की इसकी पहली बैठक जो है वो की जाती है, जिसमें अस्थायी रूप से जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। और ये जो 18 की शायद पहली शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था कि 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है चुना जाता है। संविधान सभा का पहला संबोधन किसने किया था? तो संविधान सभा का जो पहला संबोधन है वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था। किसने? सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है? तो अंतिम बैठक जो है वो 24 जनवरी 1950 को इसकी अंतिम बैठक होती है। कब? 24 जनवरी 1950 को। कुल कितने अधिवेशन होते हैं? तो 11 जो अधिवेशन है वो किए जाते हैं। और कुल समय कितना लगा? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन जो है संविधान सभा के निर्माण करने में इतने दिन लग गए। पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है और जो अंतिम बैठक है वो 24 जनवरी 1950 को होती है। ठीक है, मौलिक अधिकार की बात कर लेते हैं तो मौलिक अधिकार का जो वर्णन है, जो मौलिक अधिकार लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका से लिए गए हैं। अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं और मौलिक कर्तव्य जो हैं वो USSR से लिए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा न्यायिक पुनर्लोकन की जो विधि है वो कहाँ से ली गई है? वो भी USA से ली गई है। आयरलैंड की बात कर लेते हैं तो आयरलैंड में देखो 3 चीज़ें याद रखेंगे। राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो गठन है वो आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति का निर्वाचन, देखो राष्ट्रपति का पद जो है वो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है,
कहाँ से? अमेरिका से। लेकिन राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की विधि है वो कहाँ से ली गई है? वो यूएसए से ली गई, सॉरी आयरलैंड से ली गई है। कहाँ से? आयरलैंड से ली गई है। इसके अलावा नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो भी कहाँ से लिए गए हैं, जिसको हम शॉर्ट हिंदी में डीपीएसपी बोलते हैं। इसको हम कहाँ से लिया है? तो आयरलैंड से लिया है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? तो कनाडा की सरकार से ली गई हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जीएसटी का एक तो प्रारूप वर्ड होता है, एक होता है स्वरूप। जो जीएसटी का प्रारूप है वो कनाडा से लिया गया है, ठीक है। और जीएसटी का जो स्वरूप है वो कहाँ से लिया गया है? वो फ्रांस से लिया गया है। स्वरूप का मतलब होता है जहाँ से जो चीज़ बनी हुई हो, और प्रारूप का मतलब होता है जहाँ से हमने कोई चीज़ ली हो। तो हमने कहाँ से लिए? कनाडा की सरकार से जो जीएसटी का स्वरूप प्रारूप है वो लिया है। और स्वरूप कहाँ से है जीएसटी का? तो वो फ्रांस से है। आपातकालीन की जो शक्तियाँ हैं वो कहाँ से है? मनी होगा तो आपात में आपको काम आएगा, जर्मनी। मनी, आपातकालीन शक्तियाँ। समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक और प्रस्तावना की भाषा। संयुक्त बैठक होगी किस पर? समवर्ती सूची पर। और प्रस्तावना की जो शपथ है ये कहाँ से ली गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। और प्रस्तावना की भाषा की बात हो रही है, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? तो प्रस्तावना जो है वो यूएसए से लिया गया है। और प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है? तो वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है। बाकी तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप सभी को पता होंगी, लेकिन कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, तो उनमें कंफ्यूज आपको दूर कर लेना है। प्रस्तावना की भाषा की बात की जाइए, वो ली गई है कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। और संयुक्त बैठक जिसका आर्टिकल 108 है, ये भी कहाँ से ली गई है? ये भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसके बाद में बंधुत्व और समानता को जो वर्ड है ये कहाँ से लिए गए हैं अपने संविधान में? तो ये फ्रांस से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस से लिए गए हैं। साउथ अफ्रीका से सिर्फ एक चीज़ ली गई है, जो आर्टिकल 368 है, जिसमें ये बोला गया है कि संविधान में हम संशोधन कर सकते हैं लेकिन उसके मूल ढांचे को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो ली गई है। संसद प्रणाली और एकल नागरिकता, संसद प्रणाली और विधि जो है, विधि का शासन है, ये कहाँ से लिए गए हैं? ये ब्रिटेन की सरकार से लिए गए हैं, ठीक है। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान से ली गई है। विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? तो वो ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है? वो प्रक्रिया जो है वो जापान से ली गई है। सभी चीज़ों को आप याद रखेंगे एक बार, ठीक है। बाकी और जो चीज़ें हैं उनको रिवीजन करते रहेंगे। देखो जो जो टॉपिक सर पढ़ा रहे हैं ना, उन टॉपिक्स को आपको एक बार ध्यान से पढ़ लेना है, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो भी आपको अपनी फेयर कॉपी से याद कर लेनी है। बाकी इस पीडीएफ के बारे में बता दें तो सभी लोग देखो पेड जो पीडीएफ है वो दे रहे हैं, लेकिन हम आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि इसका जो क्रेडिट है वो मुझे मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लास्ट में जिस दिन पेपर हो जाएगा उसके बाद में हम आपको एक चीज़ बताएंगे, अगर आपकी इच्छा हो तो करना, वरना मत करना, ठीक है। एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद में, अभी तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, अभी आपको फ्री प्रोवाइड कराएंगे। यूपी जीके की भी जो पीडीएफ है वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे साथ ही के वीडियो में, लेकिन थोड़ा आपको सब्र रखना होगा पीडीएफ के लिए। आप क्लासेस को रेगुलरली देख लीजिए और साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को भी एक बार शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। तो संविधान की जो प्रस्तावना में 2 शब्द दिए गए हैं, समाजवाद एवं पथनिरपेक्षता। ये जोड़े गए कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? संविधान संशोधन की प्रक्रिया अभी हमने आपको बताया कि साउथ अफ्रीका से ली गई, जिसका आर्टिकल 368 है। तो 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ये 2 वर्ड जो है वो जोड़े गए थे, एक तो समाजवाद और दूसरा पंथ निरपेक्षता, ठीक है। प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? तो देखो प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई, और प्रस्तावना की जो प्रस्तावना है ये कहाँ से? यूएसए से ली गई है, ठीक है। और जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान की आत्मा जो है वो प्रस्तावना को कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय संविधान की आत्मा जो है वो किसको कहते हैं? वो प्रस्तावना को कहते हैं। 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में मूल कर्तव्य भी जोड़े गए, जो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा मूल कर्तव्य जो है वो जोड़े जाते हैं। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए हैं? तो यूएसएसआर की से लिए गए हैं, जिसमें 10 फंडामेंटल राइट जोड़े गए। कितने? 10वां जो फंडामेंटल राइट है वो जोड़ा गया। न्यायिक कितने प्रकार के हैं? तो न्याय जो है वो 3 प्रकार के हैं। एक तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो है वो 3 प्रकार के न्याय आते हैं। स्वतंत्रता की बात कर लेते हैं तो स्वतंत्रता जो है वो 5 प्रकार की है, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की
जो स्वतंत्रता है वो है। समानता की बात कर लेते हैं तो समानता के जो है एक तो प्रतिष्ठा और दूसरा अवसर, ये समानता में आते हैं। भाग 3 में क्या है, भाग 3 में जो है वो अपने मौलिक अधिकार जो कि अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, ये 1235 थे, 12 से लेकर 35 आर्टिकल तक ये मौलिक अधिकार जो है वो अपने हैं। भाग 4 में क्या है, तो भाग 4 में जो है DPSP यानी कि नीति निर्देशक तत्व हैं जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड की संविधान से लिए गए हैं। जिसका आर्टिकल की बात कर लेते हैं तो 36 से लेकर 51 तक है। भाग 5 की बात कर लेते हैं तो भाग 5 में क्या है, संघ का वर्णन है। किसका है, संघ का वर्णन है, जिसके आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक है। भाग दूसरा में क्या है, भाग दूसरा में जो वो नागरिकता का वर्णन है। किसका है, नागरिकता का वर्णन है, जिसके आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक बोले गए हैं। भाग 1 में क्या है, भारत राज्यों का संघ है। किसका, भारत राज्यों का संघ है, जिसके आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक वर्णित है। भाग 4 काम है क्या है, तो भाग 4 में मौलिक कर्तव्य हैं जो कि USSR के संविधान से लिए गए हैं। भारत में उपस्थित है, भारत उपस्थित है तो देखो भारत कौन कौन से अक्षांश पर स्थित है, तो 8 डिग्री और 4 उत्तर में और 37 डिग्री 6 उत्तर में, ठीक है। इसके अलावा देशांतर जो है वो 68 डिग्री 7 दक्षिण में, सॉरी पूर्व में, और 97.25 जो है वो कहाँ पर, पूर्व में। नॉर्थ टू साउथ की बात कर लेते हैं तो नॉर्थ टू साउथ यानी कि जो अपना भारत का मैप है, ठीक है, इस तरीके से जो है देखो बन नहीं रहा है इसमें ढंग से, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, ठीक है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक की वो है 32-14। कितनी है, 32-14 है। और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक यानी से यहाँ तक जो है वो कितनी है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक तो 29-33 जो है इसकी डिस्टेंस है, कितनी, किलोमीटर में। एरिया की बात कर लेते हैं तो ओवरऑल जो एरिया है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगर भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर लेते हैं तो विश्व का कौन सा स्थान है, तो विश्व का 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जो कि विश्व का 2.42% भाग है। कितना भाग है, 2.42% भाग है। अरब सागर की सीमा वाले राज्य कितने हैं, तो अरब सागर की जो सीमा है वो कितने राज्यों से मिलती है, 5 राज्यों से मिलती है। बंगाल की खाड़ी जो है वो कितने राज्यों को स्पर्श करती है, तो 4 राज्यों की जो सीमा है वो स्पर्श करती है, ठीक है। भारत में प्रादेशिक जल क्षेत्र की बात कर लेते हैं तो तट से 12 नॉटिकल माइल जो है भारत के प्रादेशिक क्षेत्र है। कितने हैं, 12 नॉटिकल माइल हैं। अविच्छिन्न मंडल और संलग्न क्षेत्र की बात कर लेते हैं तो 24 नॉटिकल माइल हैं। कितने, अविच्छिन्न मंडल और संलग्न क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र की बात कर लेते हैं तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र कितने हैं, तो 200 नॉटिकल माइल जो है वो है। 1 नॉटिकल माइल में कितने मील होते हैं, तो 1 नॉटिकल माइल में 1.8 मील होते हैं। कितने होते हैं, 1.8 नॉटिकल मील होते हैं। कर्क रेखा की बात कर लेते हैं तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, गमछा छात्र मित्र पर। क्या है, गमछा छात्र मित्र पर। गम से हो गया गुजरात, माँ से हो गया मिजोरम, छा से हो गया छत्तीसगढ़, छार से हो गया क्या, छत्तीसगढ़, सॉरी छत्तीसगढ़ तो हो गया, छार रा से हो गया राजस्थान। इसके अलावा मित्र, माँ से हो गया मिजोरम और MP हो गया, और मित्र पर, मित्रता से हो गया क्या, त्रिपुरा, ठीक है। पर से हो गया क्या, पश्चिम बंगाल, और रा से क्या हो गया, राजस्थान। तो ये जो है गमछा छार मित्र पर, छा से हो गया झारखंड, ठीक है, झारखंड रखते हैं। तो ये जो 8 राज्य है, कर्क रेखा इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पूर्वी देशांतर की बात कर लेते हैं तो पूर्वी देशांतर जो है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे UP, MP, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा वाले राज्यों से, ठीक है। भारत का ग्रीनविच कहाँ से लिया गया है, तो भारत का जो ग्रीनविच है वो किसको कहते हैं, उज्जैन को कहते हैं। किसको, उज्जैन को कहते हैं। भारतीय जो मानक समय रेखा है वो कहाँ से ली गई है, तो प्रयागराज में एक स्थान है नैनी स्थान। कौन सा, नैनी स्थान जो है वो प्रयागराज में, वहाँ से जो भारतीय मानक समय रेखा है वो ली गई है। मैकाल रेंज कहाँ स्थित है, तो मैकाल रेंज जो है वो अमरकंटक के छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पर, अमरकंटक के छत्तीसगढ़ में मैकाल रेंज जो है वो स्थित है। सतपुड़ा रेंज की बात कर लेते हैं तो सतपुड़ा रेंज जो है वो कहाँ पर है, धूपगढ़ में स्थित है। कहाँ पर, धूपगढ़। और धूपगढ़ को क्या है, हाईएस्ट पीक है किसकी, सतपुड़ा की।
सतपुड़ा की जो हाईएस्ट पीक है उसको हम क्या कहते हैं, धूपगढ़ कहते हैं, जो कि सतपुड़ा में स्थित है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारतीय प्रायद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अनाईमुडी। कौन सी है? अनाईमुडी है, जिसकी हाइट कितनी है? तो 2695 मीटर जो है वो इसकी हाइट है अनाईमुडी की। और सेकेंड नंबर पे जो है वो क्या है? डोडा बेटा है। अन्ना देखो सबसे बड़े होते हैं और उसके बाद में उसका जो बेटा है वो होता है, ठीक है। अन्ना बोलते हैं, केरल साइड जो होते हैं उनके पापा जो लोग होते हैं उनको अन्ना बोलते हैं, ठीक है। या फिर भाई वगैरह जो होते हैं बड़े, अन्ना उनको बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखते हैं। प्रायद्वीपीय में सबसे ऊंची चोटी किसकी है? तो अन्ना की है। उसके बाद में डोडा बेटा की है। तो 2995 इसकी है और 2637 इसकी है। अनवरत योजना की बात कर लेते हैं। तो अनवरत योजना जो है वो 1978 और 79 में भारत में लागू जो है वो की गई थी। क्या? अनवरत योजना। और अनवरत योजना जो है वो 5th and 6th 5 ईयर प्लान के बीच में आती है, जिसका मॉडल जो है वो कैसा था? गांधीवादी था। और सरकार कौन सी थी? तब जनता सरकार थी। और इसके अनवरत योजना के फादर किसको बोला जाता है? तो रेगनर फ्रिज को बोला जाता है। किसको? रेगनर फ्रिज को बोला जाता है। रोलिंग प्लान के आधार की बात कर लेते हैं। तो रोलिंग प्लान पर जो आधारित है वो है गुलनरोल मेडल। क्या है? गुलनरोल मेडल की एक बुक है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एशियन ड्रामा। क्या है? एशियन ड्रामा। गुलनरोल मेडल की ये पुस्तक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात कर लेते हैं। तो 1951 से 56 तक फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनता है। उसके बाद में 56 से 61 बनता है और 61 से जो है वो 66 बनता है। और फिर 3 ईयर का गैप दिया जाता है। फिर 66, 67, 68, 69 के बाद में ये नीचे चीज़ दी गई होगी, अभी से चल रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान है ये किस पर आधारित है? तो हेरोड डोनर मॉडल पर जो है वो जो है हेरोड डोनर मॉडल जो है इस पर आधारित है। ऐसे याद रखेंगे। देखो रोड पर क्या है? क्या है? गडगिल। तीसरी जो है वो गडगिल आधार पर है, ठीक है। और 4 ईयर प्लान जो है वो अशोक रुद्र जो है मॉडल पर आधारित है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में कहते हैं रोड, यानी कि हेरोड मॉडल पर आधारित है। दूसरी जो 5 ईयर प्लान है वो क्या है? महालनोबिस पर, यानी कि रोड पर महागड्ढा, ठीक है। और तीसरी जो 5 ईयर प्लान है वो है गडगिल आधार पर। और 5 ईयर प्लान जो है वो अशोक रुद्र पर आधारित है। नीचे है देखो, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है उसकी अवधि क्या है? 1951 से 56, 56 से 61, 61 से 66, ठीक है। इसके बाद में तीन हो चुकी। अब 3 साल का गैप कर दो। 3 हो चुकी, 3 साल का गैप कर दो, यानी कि 69 से 74, 74 से 78, 2 हो चुकी। अब 2 साल का गैप कर दो, ठीक है। 2 साल का गैप कर दिया, यानी कि 80 से 85, 85 से 90, 2 हो चुकी। फिर 2 साल का गैप कर दो। 92 से 97, 97 से 2002, 2002 से 2007, 2007 से 2012 और 2012 से 2015। फिर उसको चेंज कर दिया गया 2015 में। क्या कर दिया गया? 2015 में इसका नाम चेंज करके नीति आयोग रख दिया गया। क्या रख दिया गया? नीति आयोग रख दिया गया। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? जो वर्तमान समय में पीएम होते हैं वही उसका अध्यक्ष होता है, ठीक है। और वर्तमान समय में पीएम कौन? तो नरेंद्र मोदी हैं, जिनका 3rd टाइम पीरियड चल रहा है। कौन सा 3rd टाइम पीरियड जो है? जैसे आपने सुना होगा मोदी 3.0, तो मोदी 3.0 का मतलब उनका तीसरा कार्यकाल चल रहा है। लेकिन नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष, तो पहले उपाध्यक्ष कौन थे? जो कि 16वें नंबर के वर्तमान में वित्त आयोग बने हैं। कौन? 16वें नंबर के वित्त आयोग के अध्यक्ष जो बने हैं वो इसके पहले उपाध्यक्ष बने थे नीति आयोग के, ठीक है। और 15वें नंबर के जो है वित्त आयोग वो कौन थे? वो NK सिंह थे। और इनको हटाकर अरविंद पनगड़िया को जो है वो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। और ये फर्स्ट उपाध्यक्ष भी तो किसके? नीति आयोग के। नीति आयोग का गठन कब होता है? 2015 में होता है, ठीक है। इसके अलावा वर्तमान उपाध्यक्ष की बात कर लेते हैं। तो वर्तमान उपाध्यक्ष जो है वो नीति आयोग के वो कौन है? तो सुमन के वैरी जो है वो इसके उपाध्यक्ष हैं। और इसके बाद में CEO कौन है? तो VVR सुब्रमण्यम है। कौन है? VVR सुब्रमण्यम है। सुमन बेरी जो है इसके उपाध्यक्ष हैं। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला स्टील संयंत्र स्थापित किए गए थे। तो ये देखो, ये सभी दूसरी 5 ईयर प्लान में। और दूसरी 5 ईयर प्लान कब होती है? 1951 से 1956 से 61, 1956 से लेकर 61 के बीच में ये जो राउरकेला है, भिलाई और इसके बाद में दुर्गापुर, इन तीनों की स्थापना होती है। तो दुर्गा जो है वो किस में जाएंगी? वो ट्रेन में जाएंगी। किस में जाएंगी? ट्रेन में जाएंगी।
भलाई करो रूस के साथ में, लेकिन वो क्या करते हैं, धोखा करते हैं। क्या करते हैं, रूस जाते हैं। भलाई करो किसी का और वो क्या करते हैं, रुस जाते हैं। ठीक है नहीं, एक तरफा से ऐसे मान लो कि वो गुस्सा हो जाते हैं। केला, केला कैसे खरीदोगे, जब मनी होगा। तो राउर केला जो है वो जर्मनी की सहायता से बना है। दुर्गापुर जो स्टील संयंत्र है, दुर्गा माता को किस पर लेके आए थे, ट्रेन पर लेकर आए थे। तो ये ट्रेन किसी यानी कि ब्रिटेन, कहाँ से, ब्रिटेन से। ठीक है, भलाई करोगे तो कैसे हो जाएगी, रूस जाएंगे। तो रूस, भलाई किसकी सहायता से बना है, तो रसिया की सहायता से बना है। और सेकेंड ईयर प्लान में ये दोनों बने हैं। ठीक है, और सेकेंड ईयर प्लान अभी आपको हम बता चुके कि 1966 से लेकर 1951 से 66 से 71 तक ये जो है ये बना है। बोकारो स्टील प्लांट की बात कर लेते हैं। तो बोकारो जो है वो किसकी सहायता से बना है, तो ये रसिया की सहायता से झारखंड में 1964 में बना है। कब, 1964 में रसिया की सहायता से बोकारो जो है वो झारखंड में बना है। और बोकारो कब, कौन से 5 ईयर प्लान में बना है, तो बोकारो जो है वो 1964 में बना है। और 1964 में कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था, तो थर्ड 5 ईयर प्लान जो है वो चल रहा था। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं किसकी, दुर्गापुर कहाँ पर है, तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। भिलाई कहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। और राउरकेला स्टील संयंत्र कहाँ पर है, तो उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का सफल मुख्य कारण क्या था, तो प्रथम पंचवर्षीय का सफल मुख्य कारण ये था कि मानसून बहुत अच्छे थे उस टाइम पर। ठीक है, इसलिए जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है ये बहुत अच्छी रही थी, जिसका कार्यकाल 1951 से लेकर 56 तक रहा। और 56 से लेकर 61 जो है वो दूसरी रही थी। शायद हमने अभी राउरकेला वगैरह में शायद थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। 1951 से लेकर 56 और 56 से लेकर 61। ठीक है, इसके अलावा योजना आयोग का जो अंत है, लेकिन पंचवर्षीय योजना, देखो पहले पंचवर्षीय योजना में ये चीज़ और याद रखेंगे, लक्ष्य कितना रखा गया था, तो 2.1% का लक्ष्य जो है वो रखा गया था। लेकिन प्राप्त हमने अच्छी मानसून की वजह से कितना कर लिया था, तो 3.6% जो है वो लक्ष्य प्राप्त कर लिया था। योजना आयोग का अंत किस पीएम ने किया है, तो योजना आयोग का अंत जो है वो पीएम मोदी ने किया है। ठीक है, किसका, योजना आयोग का जो अंत है वो किसने किया है, पीएम मोदी के द्वारा किया गया था। जिसका गठन, योजना आयोग का गठन जो है वो नेहरू जी ने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था, तो 1950, 15 मार्च 1950 को इसका गठन किया जाता है योजना आयोग को। कब, 1950 में। और किसके द्वारा, पीटी नेहरू के द्वारा इसका गठन किया जाता है। और नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका जो है समापन यानी कि अंत कर दिया जाता है। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, तो भारत की राष्ट्रीय आय में जो क्षेत्र का योगदान है वो किसका है, सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। जैसे हॉस्पिटल वगैरह हैं, ठीक है, बैंकिंग वगैरह हैं, ठीक है, सेना से संबंधित जितने भी हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं वो क्या है, वो सेवा, राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, तो सेवा क्षेत्र का योगदान जो है वो है। तरंग दैर्घ्य की जो खोज किसने की, तो एंगस्ट्रॉम, सॉरी खोज नहीं बोलते हैं क्या, मात्रक, नहीं तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होगा, एंगस्ट्रॉम। दाव का मात्रक क्या होगा, पास्कल। ऊर्जा का मात्रक ही एक तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, तो उच्च वेग का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मैक होता है। तरंग दैर्घ्य को हम किस में मापते हैं, तो एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। ठीक है, दाब का जो मात्रक है वो क्या है, वो है पास्कल। क्या है, पास्कल। ऊर्जा का जो मात्रक है वो क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। एनीमोमीटर किसको बोलते हैं, तो वायु के वेग को जो मापते हैं हम उसको बोलते हैं क्या, एनीमोमीटर। ऊर्जा की मात्रा को मापने वाले यंत्र को हम क्या कहते हैं, तो कैलोरीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैलोरीमीटर बोलते हैं। प्रकाश की तीव्रता को मापने वाले यंत्र को हम लक्स मीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लक्स मीटर बोलते हैं। विमान की ऊंचाई के जिस हम यंत्र से मापते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम अल्टीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्टीमीटर जो है उसको हम बोलते हैं। विद्युत धारा को जिससे मापते हैं उसको हम अमीटर बोलते हैं। वायु एवं गैस घनत्व को जिससे हम मापते हैं उसको हम एरोमीटर बोलते हैं। और वायु दाब को हम जिससे मापते हैं उसको हम बैरोमीटर कहते हैं। समुद्र की ऊंचाई या फिर समुद्र की गहराई की बात कर लेते हैं तो उसको हम फेदोमीटर बोलते हैं।
द्रव घनत्व की बात कर लेते हैं तो क्या हाइड्रोमीटर बोलते हैं। आर्द्रता मापन की बात कर लेते हैं तो हाइग्रोमीटर। देखो जब द्रव की बात आएगी तो यहाँ पे ड्रो आएगा और आर्द्रता आएगी तो यहाँ पे ग्रो आएगा, ठीक है। ऊंचे तापमान को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं तो पायरोमीटर का जो है वो हम प्रयोग करते हैं। पीएच मान में पी का पूर्ण रूप क्या है, तो पीएच मान में जो पी का पूर्ण रूप है वो होता है पोटेंज। क्या होता है, पोटेंज होता है। पीएच जो है वो किसने बनाया था, पीएच स्केल बनाया किसने था, तो ये सोरेनसन ने बनाया था। किसने बनाया था, सोरेनसन ने बनाया था। इन्होंने कहा था कि 7 से जो कम पीएच मान वाले जो हैं उन्हें हम अम्लीय में रखेंगे और 7 से ज़्यादा वाले जो हैं उनको हम किस में रखेंगे, तो उसको हम क्षारीय में रखेंगे। और पी का नाम क्या था, पोटेंज था। क्या था, पोटेंज इसका नाम था। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो जब हम फोटोग्राफी निकालते हैं उसमें हम ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, जो कि टमाटर और पालक में भी पाया जाता है। किसमें, टमाटर और पालक में भी ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो पाया जाता है, जिसका प्रयोग हम फोटोग्राफी में करते हैं। फॉर्मिक अम्ल की बात कर लेते हैं। चींटी जो लाल होती है जब वो काट लेती है तो दधोड़ा सा पड़ जाता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जो वो शरीर में हमारे इंजेक्ट करती है वो उसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। क्या, फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। और मधुमक्खी जो जब काट लेती है तब भी वैसा ही हो जाता है। और बिच्छू जब काट लेता है तो पूरी जो जिस जगह पे काटता है उस जगह पे काफ़ी देर तक झंझनाहट होती है। तो बिच्छू, मधुमक्खी और चींटी, लाल चींटी होती हैं जो वो काट लेती हैं तो उससे उनके बॉडी से वो हमारी बॉडी में क्या इंजेक्ट करती हैं, तो फॉर्मिक अम्ल जो है वो छोड़ देती हैं, ठीक है। सिट्रिक अम्ल की बात कर लेते हैं। तो सिट्रिक अम्ल जो है वो कैसे निकलता है, वो खट्टे फलों में निकलता है। किस में निकलता है, खट्टे फलों में निकलता है। एसिटिक अम्ल की बात कर लेते हैं। तो एसिटिक अम्ल जो है वो किस में, सिरका में निकलता है। किस में, जो सिरका होता है उसमें कौन सा अम्ल होता है, तो सिट्रिक अम्ल जो है वो होता है। हर्पेटोलॉजी के अध्ययन की बात कर लेते हैं। तो हर्पेटोलॉजी जो है इसका अध्ययन क्या कहलाता है, तो सरीसृप और उभयचरों का जो अध्ययन है, कौन से, जैसे कीट, सांप, मकड़ी, ये इस तरीके के जो हैं, ठीक है। और उभयचर जो है और सरीसृप, इनके अध्ययन को क्या कहते हैं, हम हर्पेटोलॉजी कहते हैं। कि हर एक की जांच, कि हर एक का तुम जो है वो अध्ययन करने लगते हो। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। क्या, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो एंटोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी जो है वो कीटों के अध्ययन को कहते हैं। मछली के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इक्विथो, यानी कि एक्वेरियम से हम याद रखेंगे कि एक्वेरियम में हम क्या रखते हैं, मछली रखते हैं। और इक्वेथोलॉजी जो है वो हम किसको कहते हैं, मछली को कहते हैं। सर्पों की बात कर लेते हैं तो ये ऑफियोलॉजी कहलाती है। छिपकली की बात कर लेते हैं तो सोरोलॉजी। घर में क्या होती है, छिपकलियाँ होती है और हम उन्हें कभी कभी जो है वो दरवाजे से या फिर कभी कभी वो मर जाती है तो उनको हम सॉरी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सोरोलॉजी जो है वो हम किसके कहते हैं, छिपकलियों के अध्ययन को कहते हैं। अर्कनोलॉजी जो है वो क्या होता है, मकड़ी के अध्ययन को कहते हैं। किसको कहते हैं, मकड़ी के अध्ययन को जो है वो हम क्या कहते हैं, अर्कनोलॉजी जो है वो कहते हैं। मेलिटोलॉजी किसको कहते हैं, तो मधुमक्खी के अध्ययन को मेलिटोलॉजी जो है वो कहते हैं। मधुमक्खी के पालन को हम क्या कहते हैं, देखो मधुमक्खी के अध्ययन को हम मेलिटोलॉजी कहते हैं, लेकिन जब हम इसका पालन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एपीकल्चर के नाम से जानते हैं, ठीक है। रेशम के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो रेशम के जो पालन होता है उसको हम क्या, सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। अंगूर की जो खेती होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम विटीकल्चर के नाम से जानते हैं। बागवानी जो होती है उसको हम हार्टिकल्चर के नाम से जानते हैं। और मछली पालन को हम किस नाम से जानते हैं, तो वो पिसीकल्चर के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये अध्ययन है। और जब हम कोई चीज़ करते हैं, उस जो चीज़ को करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वो पालन में आ जाता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। कोशिका की आत्मघाती थैली किसको कहते हैं, तो कोशिका की जो आत्मघाती थैली है उसको हम कहते हैं लाइसोसोम। क्या कहते हैं, लाइसोसोम कहते हैं। और इसकी खोज किसने की थी, तो डी डुबे ने इसकी खोज की थी। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहते हैं, तो कोशिका को जो ऊर्जा ग्रह है वो माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं, तो कोशिका की जो प्रोटीन फैक्ट्री है वो राइबोसोम को कहते हैं। अष्टाध्यायी जो है उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने व्याकरण जो है व्याकरण लिखी है। और इसके जो अष्टाध्यायी की जो मतलब इन्होंने व्याकरण के बारे में लिखी है अष्टाध्यायी में, ठीक है। और इसकी लेखक कौन है, तो पाणिनि है। कौन है,
पढ़नी है। इंडिका किसने लिखी है? तो मेगास्थनीज ने लिखी है। मेघदूत कुमार संभव किसने लिखी है? तो कालिदास ने लिखी है। राजतरंगी कल्लड़ ने लिखी है। कामसूत्र जो है वात्स्यायन ने लिखी है। पंचतंत्र विष्णुगुप्त ने लिखी है। गीत गोविंद जयदेव ने लिखी है। मिलिंद पनो किसने? नागसेन ने लिखी है। किसने? नागसेन ने लिखी है। बुद्ध चरितम जो है वो अश्व घोष ने लिखी है। पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्रवरदाई ने लिखी है। और लाइफ डिवाइन जो है वो अरविंद घोष ने लिखी है। वैसे तो ये सभी आपको याद होनी चाहिए, अगर नहीं है याद तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि ये सभी जो है वो ऑल टाइम जो है वो पूछी जाती हैं और ये बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं। ठीक है, भारत रत्न प्राप्तकर्ता का नाम बताइए जो एक समाज सुधारक और शिक्षक थे, उन्हें महिलाओं के उत्थान के महत्वपूर्ण में भूमिका निभाई है। तो एक पर्सन थे जिनको हम घोंडो केशव कर्वे के नाम से जानते हैं। किसको? घोंडो केशव कर्वे के नाम से जानते हैं, जिन्होंने समाज सुधार में महिलाओं के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाई है। ठीक है, इसके बाद जो भारत रत्न है, भारत रत्न की शुरुआत जो है वो 1900, वैसे तो भारत रत्न की शुरुआत 1901 में हो जाती है। ठीक है, लेकिन जो पहले प्राप्त करता है भारत रत्न के वो कौन है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है वो इसके पहले भारत रत्न प्राप्तकर्ता बनते हैं। इसके बाद में पहले मरणोपरांत जो है वो 1966 में किसे दिया जाता है? तो लाल बहादुर शास्त्री को दिया जाता है भारत रत्न। पहली महिला कौन थी जिन्हें भारत रत्न दिया गया था? तो इंदिरा गांधी जो है वो पहली महिला थी। पहले विदेशी कौन थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया? तो पहली महिला जो है वो थी सीमांत गांधी, जिन्हें हम पहले महिला नहीं, पहले विदेशी जो हैं उन्हें हम जानते हैं, जिन्हें हम खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में बी आर अम्बेडकर को कब दिया गया था भारत रत्न? तो बी आर अम्बेडकर को 1990 में जो है वो दिया गया था। एपीजे अब्दुल कलाम की बात कर लेते हैं तो 1997 में एपीजे अब्दुल कलाम को जो है भारत रत्न दिया गया था। पंडित रविशंकर को कब भारत रत्न दिया गया? तो 1999 में जो भारत रत्न है वो दिया गया है पंडित रविशंकर को। लता मंगेशकर की बात कर लेते हैं और बिस्मिल्लाह खां की बात कर लेते हैं। तो ये किसको दिया गया था भारत रत्न? इनको तो 2001 में लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खां को एक साथ 2001 में जो भारत रत्न है वो दिया गया था। एमएस सुब्बुलक्ष्मी को फर्स्ट टाइम 1998 में, कब? 1998 में एमएस सुब्बुलक्ष्मी को जो है दिया जाता है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं रमन मैग्सेसे अवार्ड की। तो रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है इसकी स्थापना 1957 में होती है। कब? 1957 में रमन मैग्सेसे अवार्ड की स्थापना होती है। लेकिन रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है जिसे हम एशिया का नोबेल भी कहते हैं, और रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो कौन सी सरकार देती है? तो फिलीपींस की सरकार देती है। किसकी? फिलीपींस की सरकार जो है वो दी जाती है। और कहाँ पर दिया जाता है? तो ये मनीला में दिया जाता है। ठीक है, 1958 में रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो विनोबा भावे को दिया गया था। 1959 में जो है वो सीडी देशमुख को दिया गया था। और 1962 में मदर टेरेसा को दिया गया था। 2023 में रवि कन्नन को दिया गया था। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है। कहाँ पर है? जेनेवा में है। WTO, WHO और ILO इन सभी के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में है। इसके अलावा विपो का जो हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ पर है? तो ये भी जेनेवा में है। और UNCTRD का जो हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ पर है? जेनेवा में है। न्यूयॉर्क जो कि USA में है, यहाँ पर किसके किसके हेडक्वार्टर हैं? तो UN के हैं और यूनिसेफ के हैं। किसके? UN और यूनिसेफ, इन दोनों के जो हैं हेडक्वार्टर हैं। ठीक है, इसके अलावा वाशिंगटन DC में किसका हेडक्वार्टर है? तो वर्ल्ड बैंक का जो है वो वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नैरोबी केन्या में UNDP का जो है हेडक्वार्टर है। ओपेक का कहाँ है? ओपेक की स्थापना 1960 में होती है, जिसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर? वियना में है। कहाँ पर है? वियना में इसका जो है। अमजद अली खान किससे संबंधित हैं? तो अमजद अली खान जो है वो सरोद वाद्ययंत्र से संबंधित है। किससे? सरोद वाद्ययंत्र से संबंधित है। हरि प्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष ये किससे हैं? तो ये बांसुरी से संबंधित है। शिव कुमार शर्मा ये किससे है? ये संतूर से संबंधित है। पंडित जाकिर हुसैन और पंडित किशन महाराज ये किससे? तबला से संबंधित हैं। वी कुंजमणि किससे हैं? तो ये बांसुरी से हैं। किससे हैं? बांसुरी से हैं। एस बालाचंद्रन की बात कर लेते हैं तो ये किससे हैं? ये वीणा से हैं। पंडित राम नारायण की बात कर लेते हैं तो ये सारंगी से हैं। और शकूर खान की बात कर लेते हैं तो ये भी किससे हैं? सारंगी वादक हैं। मोहिनी अट्टम एक शास्त्रीय नृत्य है। तो मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये केरल का है। कहाँ का है? केरल का ये शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का
है। इसके अलावा जो कि साउथ का है, ठीक है, उड़ीसा की बात कर लेते हैं जो कि साउथ ईस्ट का है। कहाँ का है? उड़ीसा का है। मणिपुर मणिपुरी का है, सॉरी मणिपुरी मणिपुर का है। सतरिया कहाँ का है? असम का है। कथक कहाँ का? यूपी का है। यूपी का कौन सा है? तो नॉर्थ में पड़ता है, ठीक है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश में है। नवीनतम जो है वो सतरिया है, जिसको जो कि 500 साल पुराना है। लेकिन जो भरतनाट्यम है ये 2000 साल पुराना है। कितना है? 2000 साल पुराना है भरतनाट्यम। इसके अलावा जो कथकली है वो भी केरल का है, ठीक है। कहाँ का है? कथकली केरल का है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जो गिरि राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है? तो गिरि राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में है। कालीरंगा की बात कर लेते हैं तो काजीरंगा जो कि असम का नेशनल पार्क है, जिसको हम औरंग नामेरी के नाम से भी जानते हैं। रणथंभौर की बात कर लेते हैं तो ये कहाँ का है? ये राजस्थान का है। भीतरकनिका की बात कर लेते हैं तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? ये है उड़ीसा का। नामदफा नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। किबुल नामजाऊ की बात कर लेते हैं तो कबिल नामजाऊ जो है वो मणिपुर का है। हेमिस नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं तो ये लद्दाख में है। पेरियार नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं तो ये केरल में है। कंवर लेक और वाल्मीकि लेक की बात कर लेते हैं तो ये बिहार में। और चिल्का लेक झील जो है वो उड़ीसा में स्थित है। वीडियो के कमेंट में ज़रूर बता देना कि आपको वीडियो जो है वो कैसा लगा, ठीक है। बाकी इसकी PDF जो है वो आपको हमारे शाम को टेलीग्राम या फिर दोपहर में हम जब मुझे टाइम मिलेगा क्लासेस कंप्लीट करने के बाद हम आपको इसको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। बाकी कल जो सीरीज़ होगी वो अपनी यूपी की जो GK GS की सेट चल रहे हैं उसके हम पहले और दूसरे सेट को कल करवा देंगे, ठीक है। इसी तरीके से अल्टरनेट डेट पर जो है वो हम आपको करवा देंगे और साथ ही में शाम को इसकी PDF प्रोवाइड करा देंगे। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कुछ अच्छा लिखना, ठीक है। बाकी जो ये PDF है ना वो आपको पेड प्रोवाइड करवाई जा रही है सभी जगह पे। बिलीव ना हो तो आप खुद देख सकते हैं जा करके। बाकी आपको अगर लगता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो सब्सक्राइब कर लें, बाकी फिर आपकी मर्जी है, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।